Hello guys, we are going to start with the next video in the polity series. So now let's begin with preamble and parts 1 to 4. So before beginning with preamble and parts 1 to 4, मैं आपको कुछ important facts बताने वाली हूँ. सबसे पहले we are going to see the borrowed features of our Indian Constitution. So एग्जाम में ना पूछा जाता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कौन से फीचर्स हमने किस कंट्री से बोरो किए हैं. सो मैंने ना एक प्रॉपर लिस्ट बनाकर दी है आपको, और इस लिस्ट में वो सब कुछ है कि हमने किस कंट्री से कौन सा फीचर बोरो किया है. सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे हमने फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, ओके, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन जो यूपीएससी वगैरह है वो, हमारे एमरजेंसी के जो प्रोविजन है नेशनल, फाइनेंशियल एंड स्टेट, देन एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स. देन हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी पार्लियामेंट्री की चीज़ें होती है ना वो बोरो की है, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देन रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, आपको पता है इंडिया की सिंगल सिटीजनशिप है अनलाइक अमेरिका, देन कैबिनेट सिस्टम, रिट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिट्स होती है वो भी हमने ब्रिटेन से बोरो की है. एंड 5 तरह की होती है वो हम आगे चलकर देखेंगे. देन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकार्मलिज्म, मतलब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें 2 हाउसेस है, सो दैट इज बाइकार्मलिज्म. नेक्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स से हमने क्या क्या बोरो किया है. फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, ओके, हमने यूएसए से बोरो किया है. देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, देन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट को हम कैसे हटा सकते हैं. देन रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, देन पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो जो प्रीएम्बल है ना वो हमने यूनाइटेड स्टेट्स से बोरो किया है. देन आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएस भी बोरो किया है. देन मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा. एंड देन नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा. 2 चीजें हैं, एक इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा एंड एक नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा. तो आयरलैंड से हमने बोरो किया है नॉमिनेशन, ओके. नेक्स्ट वी हैव द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो जो भी चीज़ें हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पर हमारा सेंटर स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है वो सब हमने कनाडा से बोरो किया है, लाइक फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग पावर ऑफ रेसिड्यूरी पावर इन द सेंटर, ओके, एवरीथिंग इज विद रेस्पेक्ट टू सेंटर. देन स्टेट गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट बाय द सेंटर, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ओके. देन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग. जब भी बिल्स आते हैं और बिल्स में आपस में बनती नहीं है 2 हाउसेस की, तब जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है. सो इसका प्रोविजन हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है. देन वी हैव जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी. सो जब भी एमरजेंसी लगती है ना कंट्री में तो हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं. और आगे चलकर हम ये पढ़ेंगे कि आर्टिकल 19 जो है ना वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है अंदर आर्टिकल 358, और अंदर आर्टिकल 359 प्रेसिडेंट बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करते हैं, बट 2 आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते हैं, दैट इज 20 एंड 21, ओके, कभी भी नहीं होते. देन वी हैव रशिया कॉन्स्टिट्यूशन, उससे हमने क्या क्या बोरो किया है जिसको हम सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं. फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियाज ऑफ जस्टिस, 3 तरह की जस्टिस है प्रीएम्बल में, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, वो चीज़ हमने रशिया से ली है. नाउ फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो रिपब्लिक का कंसेप्ट है ना हमारा, हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, सो वो चीज़ हमने फ्रांस से ली है. देन प्रीएम्बल में और 3 चीज़ें हैं विथ रेस्पेक्ट टू जस्टिस, वो है आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फैटर्निटी, वो तीनों हमने फ्रांस से लिया है, बट सिर्फ जस्टिस हमने सोवियत यूनियन से लिया है. नाउ साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे हमने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होती है ना वो चीज़ें हमने साउथ अफ्रीका से ली है. अभी हम ऊपर देखकर आए थे ना कि 2 चीज़ें हैं, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा. तो जो इलेक्शन ऑफ मेंबर्स है ना टू राज्यसभा वो हमने ली है साउथ अफ्रीका से, बट अभी नॉमिनेशन मैंने बताया था ना वो हमने ली है आयरिश, मतलब आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से. एंड एट लास्ट जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली है कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि हमने कौन सी चीज़ किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की है. नाउ नेक्स्ट, सबसे पहले हम देखेंगे प्रीएम्बल के बारे में, विच इज़ द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो अभी हम देखकर आए थे ना कि ये हमने यूएसए से बोरो किया है, ओके. सो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद अ प्रीएम्बल, और हमने भी वहीं से बोरो किया है. द टर्म प्रीएम्बल, इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पहला पेज. इट कंटेन द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आप जब भी बुक लेते हो तो आप कंटेंट्स देखते हो ना, पहले पेज में लिखे होते हैं, सेम इज द प्रीएम्बल. नाउ ये कुछ इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे
मेंबर्स थे ना कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली है प्रीएम्बल के बारे में। एन ए पल्कीवाला ने, जो कि एक एमिनेंट जूरिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने प्रीएम्बल को कहा है एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो एग्जाम में अगर आए कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला है, दैट इज एन ए पल्कीवाला। देन के एम मुंशी ने बोला है जो प्रीएम्बल है ना, इट इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवियत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, सो ये याद रखना कि किसने क्या बोला है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा प्रीएम्बल है ना, वो कैसे अडॉप्ट हुआ था या ड्राफ्ट कैसे हुआ था। सो जो प्रीएम्बल है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अगर पूछा जाए कि किसके आधार पर प्रीएम्बल आया है हमारा, दैट इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, और किसने दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और यही हमारा बेसिस था प्रीएम्बल बनाने का। आज तक प्रीएम्बल सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ओके, वो 1976 में हुआ है, और हमने 3 नए वर्ड्स ऐड किए हैं प्रीएम्बल में, दैट इज सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। अभी ना मैंने आपको लास्ट मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज समझाई थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ था और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट कब हुआ था या एनफोर्स्ड कब हुआ था। तो 2 डेट्स मैंने आपको बताई थी, एक थी 26 नवंबर 1949 और दूसरी थी 26 जनवरी 1950। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट हुआ था ऑन 26 नवंबर 1949, पर एनफोर्स्ड हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन जो हमारा प्रीएम्बल है ना, वो हमने अडॉप्ट भी और एनेक्ट भी एक ही दिन पर किया था, दैट इज 26 नवंबर 1949। इस प्लीज कंफ्यूज मत होना, प्रीएम्बल 26 नवंबर को ही एनफोर्स्ड हो गया था, लेकिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बाद में हुआ था 26 जनवरी 1950। और ये हमारा प्रीएम्बल है जो कि रीड करता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसका ऑर्डर क्या है, सोवेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सो ये इसका ऑर्डर है। एंड टू सिक्योर ऑल टू ऑल इट्स सिटीजन्स, अभी बताया था ना जस्टिस, कहाँ से ली थी आप बताना कमेंट में। 3 तरीके की है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और ये तीनों हमने किसी और से लिए थे, फ्रांस से शायद, राइट। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, 5 तरह की लिबर्टी है। इक्वालिटी है ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, एंड फैटर्निटी assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, the 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to the ourselves this constitution. So यहाँ पर लिखा है साफ साफ 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट भी हुआ था, इनैक्ट भी हुआ था। नाउ ये ना कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी प्रीएम्बल को लेकर कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। सो इन दिस रिगार्डिंग देयर आर 3 इंपॉर्टेंट केसेस जो हमें याद रखने हैं। सो बेसिक जजमेंट क्या आई थी इन तीनों केसेस में वो आप जान लो। सबसे पहला केस था जो, वो था बेरूबारी यूनियन केस। इसमें बोला गया था कि प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, देन वी हैव द केशव नंदा भारती केस। इसमें बोला गया था कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और तीसरा केस था LIC ऑफ इंडिया केस। इसमें बोला गया था कि जो प्रीएम्बल है ना, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो तीनों केसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बेरूबारी में नहीं है, केशव नंदा में है, और LIC ऑफ इंडिया में इंटीग्रल पार्ट है। नाउ जो प्रीएम्बल है ना, ये नॉन जस्टिशिएबल है। मतलब जैसे अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स पे कोई हार्म होता है तो हम उसको लेकर कोर्ट में जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीने गए हैं, एंड दैट इज अलाउड। बट प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल, मतलब अगर इसको लेकर ना हम कोर्ट में नहीं जा सकते, दैट इज इट्स प्रोविजंस आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, द क्वेश्चन एज टू वेदर द प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड अरोज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द केशव नंदा भारती केस। ओके, ये क्या था, प्रीएम्बल पार्ट है या नहीं। केशव नंदा भारती केस में हुआ था कि क्या हम प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो डिफरेंस है दोनों में। It was urged that the preamble cannot be amended as it is not the part of the constitution according to the बेरूबारी केस। सो बेरूबारी केस में क्या बोला गया था कि प्रीएम्बल पार्ट नहीं है, इसलिए हम प्रीएम्बल को अमेंड नहीं कर सकते। बट केशव नंदा भारती केस में इस चीज को रूल्ड आउट कर दिया था। द कोर्ट स्टेटेड दैट द ओपिनियन टेंडर्ड बाय इट इन द बेरूबारी केस इन दिस रिगार्ड वाज रॉन्ग एंड हेल्ड दैट द प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड। हम अमेंड जरूर कर सकते हैं प्रीएम्बल को, क्योंकि केशव नंदा भारती केस ने क्या बोला था कि प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए इसमें अमेंडमेंट हो सकती है। बट एक कंडीशन है कि नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर, मतलब हम बेसिक फीचर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी अमेंडमेंट अगर होगी तो वो नल हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव द स्केड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो अब हम पढ़ेंगे
प्रीएम्बल के बाद कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें कितने स्केड्यूल्स हैं। सो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना तो उसमें इनिशियली 8 स्केड्यूल्स थे, पर अमेंडमेंट के बाद आज 12 स्केड्यूल हो गए। सो पहले स्केड्यूल में क्या है, नेम्स ऑफ स्टेट एंड देयर टेरिटरीज। सेकंड में क्या है, प्रोविजंस रिलेटेड टू एमेंडमेंट्स एंड अलाउंसेस, मतलब सैलरी वगैरह से रिलेटेड है हमारा सेकंड वाला। थर्ड में क्या आता है, ओथ एंड एफर्मेशन। जब भी कोई मेंबर बनता है पार्लियामेंट का या प्रेसिडेंट हो गया या वाइस प्रेसिडेंट, दे ऑलवेज टेक ओथ। ओके, सो सारी ओथ जो है ना वो थर्ड स्केड्यूल में आती है। नेक्स्ट फोर्थ वी हैव एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द राज्यसभा। आपको पता है कि अनलाइक लोकसभा, राज्यसभा में इलेक्शंस नहीं होते हैं। सो राज्यसभा में जो भी मेंबर जाते हैं ना, दे आर नॉमिनेटेड। ओके, सो किस स्टेट में कितनी सीट्स होगी राज्यसभा की, वो बेसिकली इस पर तय होता है कि वो स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है। यूपी सबसे बड़ा है तो इसमें सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट्स है। ओके, देन गोवा सबसे छोटा है तो इसमें बस एक ही राज्यसभा की सीट होगी। सो लाइक दैट फोर्थ स्केड्यूल में आता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। फिफ्थ स्केड्यूल इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केड्यूल एरियाज एंड स्केड्यूल ट्राइब्स, बट 4 स्टेट्स को छोड़कर। ओके, वो 4 स्टेट है असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये आते हैं 6 स्केड्यूल के अंदर। फिफ्थ स्केड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केड्यूल एरियाज एंड स्केड्यूल ट्राइब। सिक्स्थ में आता है प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सेवेंथ में आता है डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इन 3 लिस्ट। तो हमारी 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो डिवीजन ऑफ पावर कैसे होगा सेंटर और स्टेट के बीच में, कौन से सब्जेक्ट स्टेट के हैं, कौन से सेंटर के हैं और कौन से दोनों के हैं, दैट इज इन द 7th स्केड्यूल। देन 8 में हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, जो पहले 14 हुआ करती थी, अब अमेंडमेंट्स के बाद 22 हो गई है। अब ये 4 ना बाद में ऐड हुए हैं। 9th स्केड्यूल ऐड हुआ है थ्रू फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 रिलेटिंग टू लैंड रिफॉर्म्स। 10th स्केड्यूल 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में ऐड हुआ है रिलेटिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ। 11th में पंचायत आते हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 एंड 12th में म्युनिसिपैलिटी 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। सो ये है हमारे 12 स्केड्यूल्स। नाउ वी विल मूव टू पार्ट्स। बट उससे पहले यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख दी है कि वही जो मैंने अभी आपको समझाया कि पहले 8 स्केड्यूल थे, अब 12 स्केड्यूल है। एंड 7th स्केड्यूल में 3 लिस्ट आती है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट, आप देख लेना। एंड 8th स्केड्यूल में पहले 14 थी, फिर 8 और ऐड हुई अमेंडमेंट से, अब 22 है। 11th स्केड्यूल पार्ट 9 ऐड हुआ है विच इज़ पंचायत, अब 29 मैटर्स है उसमें। 12th स्केड्यूल पार्ट 9A विच इज़ म्युनिसिपैलिटी, उसमें 80 मैटर्स है। नाउ वी विल सी parts of the Indian Constitution. So there are total 22 parts. Okay. Part 1 में आता है Union and its territory. Part 2 में Citizenship. Part 3 Fundamental Rights. Part 4 Directive Principles of State Policy. Part 4A Fundamental Duties, ये बाद में ऐड हुआ है through 42nd Amendment Act. Part 5 में Union आता है, the President, Vice President and all the things related to Center. 6 में State Governments आ जाती है, Governors, Chief Ministers and all the things related to States. देन 7 नहीं है, 7 रिपील हो गया है। 8 में है यूनियन टेरिटरीज, यूटी से रिलेटेड है। 9 पंचायत, 9A म्युनिसिपैलिटीज और 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 10 में है स्केड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। 11 में है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। 12 में है फाइनेंस प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें। 13 में है ट्रेड कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें। अब 14 में आती है कि सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट। देन 14A में हमारे कुछ ट्रिब्यूनल्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर्स। 15 में इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस है। 16 में कुछ स्पेशल प्रोविजंस है रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। देन 17 में है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस। 19 मिशेलिनियस है। मिशेलिनियस मतलब वो चीज़ें जो बाकी किसी पार्ट में फिट नहीं हो रही थी, वो इस पार्ट में है 19 में। 20 में वी हैव अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 21st में टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। कुछ स्टेट्स को कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे 370 आर्टिकल जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था जो अब नहीं है, वैसे कुछ और स्टेट्स को भी प्रोविजंस है। एंड 22 से वी हैव शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पार्ट 1 जिसमें हमारे यूनियन और टेरिटरी के बारे में है। सो पार्ट 1 के अंदर 4 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल्स 1 to 4 दैट डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 में है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। 2 में है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 3 में है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। एंड पार्ट 4 में है कि पार्लियामेंट के पास सारी अथॉरिटी होती है
रिलेटेड टू स्टेट्स, एबॉलिशन ऑफ स्टेट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट, कोई बाउंड्री चेंज करनी है या कुछ किसी का नाम ऑल्टर करना है, एवरी पावर इज विद पार्लियामेंट। सो एक चीज़ आती है ना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें इंडिया का नाम भारत किस आर्टिकल में है। सो आर्टिकल 1 में लिखा गया है इंडिया, दैट इज भारत। ओके, उसको हम रेफर करेंगे एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। एट प्रेजेंट इंडिया में 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ओके, अब जैसे हमने प्रीएम्बल में देखा था कुछ केसेस, वैसे ही यूनियन से रिलेटेड 3 कमिटीज है जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इनके बारे में आता है। सबसे पहले जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो वी हैव टू मेक स्टेट्स। ओके, सो उसके रिगार्ड में ना 3 कमिटीज आई थी, धार कमीशन, जेवीपी कमेटी एंड फैजल अली कमीशन। सो जो धार कमीशन था ना, वो एसके धार के अंदर था और इन्होंने रिकमेंड किया था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रेदर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर। मतलब हम लैंग्वेज के आधार पर स्टेट नहीं बांटेंगे, बल्कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर स्टेट्स बांटेंगे, ये बोला था धार कमीशन ने। फिर आई थी जेवीपी कमेटी, इसमें 3 मेंबर थे, जवाहरलाल नेहरू जे, वल्लभ भाई पटेल वी एंड पट्टाभी सीता रमैया फॉर पी। इन्होंने भी रिजेक्ट कर दी थी लैंग्वेज को एज बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टेट। हाउएवर अक्टूबर 1953 में गवर्नमेंट ने क्रिएट किया था पहला लिंग्विस्टिक स्टेट, जो कि था आंध्रा स्टेट। ओके, आंध्र प्रदेश नहीं, आंध्रा स्टेट। फिर फैजल अली कमीशन आई थी, क्योंकि इन कमेटी से ना कुछ सही चल नहीं रहा था, इसलिए 3rd कमेटी लानी पड़ी। ये भी 3 मेंबर बॉडी थी, इसको चेयर करा था फैजल अली ने और 2 मेंबर्स थे KM पनिकर एंड HN खुंजरू। इन्होंने एक्सेप्ट करा था लैंग्वेज को एज बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। जाहिर सी बात है, अगर एक स्टेट बना तो बाकी लोग भी बोलेंगे कि हमें भी बनाना है, तो उन्होंने एक्सेप्ट करा था लैंग्वेज एज ए बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। बट उन्होंने बोला था कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट नहीं होगा। ओके, सो ये मैंने ना आपको इजी करने के लिए एक टेबल में लिख दिया है कि हमारी इंडिया में स्टेट्स कैसे डिवाइड हुए थे। सो सबसे पहला स्टेट राजपूताना एजेंसी का जो था वो राजस्थान था, दैट इज इन 1949। 1950 में ऑलरेडी हमें पता था कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर ये थे असम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। अब पहला स्टेट जो बना था लिंग्विस्टिक का, दैट वाज आंध्रा स्टेट इन 1953, बट उसको आंध्र प्रदेश बनाया गया इन 1956। केरला बना 1956 में, ये इसका प्रायर स्टेटस क्या था, ये ट्रावेनकोर कोची था। ओके, फिर मैसूर स्टेट था, उसमें से कर्नाटका बना, मध्य भारत से मध्य प्रदेश बना, मद्रास स्टेट से तमिलनाडु बना, बॉम्बे था पहले, बॉम्बे को तोड़ के 2 स्टेट्स बने, गुजरात और महाराष्ट्र इन 1960। उसके बाद असम से नागालैंड बना, जिसको पहले नागा हिल्स बोला करते थे, 1963। तो ये पूछा जाता है कि कौन से ईयर में, स्पेशली 1960 से बाद वाले, कि कौन से ईयर में कौन सा स्टेट बना। सो आपको क्रोनोलॉजिकली याद होना चाहिए। हरियाणा 1966 में बना, पंजाब पहले से ही था बट 1966 में इसको रीऑर्गेनाइज करा गया था। 1971 में वी हैव हिमाचल प्रदेश। फिर 1972 में 3 स्टेट्स बने, मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा। 1975 में सिक्किम। ओके, इसको लेकर 2 अमेंडमेंट्स हैं, हम आगे देखेंगे। 1987 में 2 थे, अरुणाचल प्रदेश, जिसको पहले नॉर्थ ईस्ट फॉरेनर एजेंसी नेफा बोलते थे, और गोवा जो कि पोर्टुगीज के अंदर था। एंड देन 3 बने एक्चुअली, मिजोरम भी था। देन 2000 में भी 3 बने, जो छत्तीसगढ़ है ना वो मध्य प्रदेश से निकला, बिहार से झारखंड निकला और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकला, जिसको पहले हम उत्तरांचल बोलते थे। और 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकला। सो दिस इज ऑल विथ रिगार्ड्स टू पार्ट 1। आप इंपॉर्टेंट याद रखना आर्टिकल्स कौन सा है 1 से लेके 4 तक, और कौन से कमीशन से और कौन सा स्टेट कब बना। नेक्स्ट वी विल सी पार्ट 2 विच इज सिटीजनशिप। सो आर्टिकल 6 से लेके 11 तक पार्ट 2 के अंदर आता है विच डील विद सिटीजनशिप। सो ये आर्टिकल्स है। आर्टिकल नंबर 5 में आता है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारी सिंगल सिटीजनशिप है। आर्टिकल 6 में दिया गया है कि उन लोगों के राइट्स ऑफ सिटीजनशिप हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से इंडिया है। 7 में उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान चले गए। 8 में उन लोगों की सिटीजनशिप है जो इंडियन ओरिजिन के हैं पर आउटसाइड ऑफ इंडिया रेसाइड कर रहे हैं। 9 में वो है कि जिन लोगों ने अपनी सिटीजनशिप छोड़कर दूसरे स्टेट की या कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर किया है, तो वो इंडिया के सिटीजन नहीं रहेंगे। 10 में है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। एंड 11 में है कि जैसे यूनियन
के मैटर में भी पार्लियामेंट के पास सारी अथॉरिटी थी, वैसे सिटीजनशिप के केस में भी पार्लियामेंट के पास पूरा राइट है। ओके, सो ना अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 4 कैटेगरीज में हम पर्सन डिवाइड करते हैं हु हैव बिकेम द सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट। मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तब 4 कैटेगरीज में डिवाइड हुए थे इंडिया के सिटीजन। पहला था डोमिसाइल इन इंडिया, मतलब जो इंडिया में बॉर्न हुए या जिनके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए या जो 5 साल से ज़्यादा इंडिया में रह रहे। देन माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, जो इंडिया आ गए हैं बिफोर 19 जुलाई 1948 or are migrated after 19 July 1948 and registered after 6 month residence. Then migrants to Pakistan and then return, मतलब पाकिस्तान चले गए और फिर वापस इंडिया आ गए। उसकी डेट थी 1 मार्च 1947, वो चले गए बट रिटर्न अंडर रीसेटलमेंट परमिट एंड रिसाइडेड फॉर 6+ month बिफोर रजिस्ट्रेशन। अब इंडियन ऑरिजिन अब्रॉड, जो कि इंडियन ऑरिजिन के पर्सन है जो अब्रॉड में रिसाइड करते हैं एंड दे आर रजिस्टर्ड बाय इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन। तो ये 4 कैटेगरीज है पर्सन की। नाउ जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है ना 1955 का, वो प्रोवाइड करता है कि जो इंडिया की सिटीजनशिप के कितने तरीके हैं एक्वायर करने के और लॉस होने के। सो पहले हम देखेंगे एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। 5 तरीके हैं: बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। बाय बर्थ, ये डेट्स याद रख लो, ये आती है 1 जुलाई 1987 एनीवन बॉर्न इन इंडिया बिकेम ए सिटीजन, और 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 तक अगर उनका एक पेरेंट भी इंडियन है तो भी उनको सिटीजनशिप मिलेगी, और आफ्टर 3 दिसंबर 2004 बोथ पेरेंट्स मस्ट बी इंडियन सिटीजन। डिसेंट मतलब prior to December 10, 1992 a person born outside of India was a citizen by descent if their father was an Indian citizen at the time of their birth. And from December 10 to 1992 to December 2 to 2004 it suffix if either parent was an Indian citizen, and December 3 2004 से if born outside of India either parent must be an Indian citizen and birth must be registered by an Indian consulate within a year. Registration मतलब जो इंडियन ऑरिजिन के पर्सन है, दोज मैरिड टू इंडियन सिटीजन्स, दे कैन एक्वायर सिटीजन बाय रजिस्टरिंग, मतलब रजिस्टर करके उनको सिटीजनशिप मिल सकती है। नेचुरलाइजेशन मतलब फॉरेनर्स जो है ना, दे कैन अप्लाई आफ्टर मीटिंग जनरल रेसिडेंसी, मतलब अगर हम 10 साल में वो इंडिया पर रहे हैं तो उनको नेचुरलाइजेशन के थ्रू मिल जाएगी सिटीजनशिप। बट 2019 में कुछ अमेंडमेंट हुए और कुछ स्पेसिफिक रिलीजियस माइनॉरिटीज़, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, इनको 5 साल कर दिया गया। अगर वो 5 साल रहते हैं, जो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हैं, तो उनको नेचुरलाइजेशन से मिल जाएगी सिटीजनशिप। एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मगर अगर इंडिया ने कोई टेरिटरी एक्वायर कर ली है तो ऑटोमेटिकली वो इंडियन सिटीजन्स बन जाएंगे। गोवा मतलब जो पोर्टुगीज रूल के अंदर था, इंडिया ने एक्वायर कर लिया तो गोवा के जो भी लोग हैं वो इंडिया के सिटीजन्स हैं। नाउ सिमिलरली जो एक्विजिशन है ना, उसी हिसाब से लॉस ऑफ सिटीजनशिप भी है। 3 तरीके से हम अपनी सिटीजनशिप खो देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय रिनाउंसिएशन, बाय टर्मिनेशन और बाय डेप्रीवेशन। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। रिनाउंसिएशन मतलब जो वॉलंटरीली मैंने बोल दिया मुझे इंडियन की सिटीजनशिप नहीं चाहिए और मैं दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेती हूँ, सो दैट इज़ बाय रिनाउंसिएशन। टर्मिनेशन मतलब वही चीज़ है कि मैं दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेती हूँ और मैं बोलती नहीं हूँ कि मैंने इंडिया की छोड़ दी है, रिनाउंस नहीं करती हूँ, तो मेरी इंडिया की सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि इंडिया का सिंगल सिटीजनशिप का प्रिंसिपल है। बाय डेप्रीवेशन मतलब अगर कुछ भी फ्रॉड से सिटीजनशिप एक्वायर की है या डिसलॉयलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, इन सब चीज़ों से डिप्राइव हो जाएंगे हम इंडिया की सिटीजनशिप से। अब एक और चीज़ आती है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, OCI। ये ना 2005 में इंट्रोड्यूस हुई थी। ये प्रोवाइड करती है वीज़ा फ्री ट्रैवल एंड मूव्स रेसिडेंसी नाइट्स ऑफ NRIs जो होते हैं टू पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु आर फॉरेन सिटीजन एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये फुल्ली डुअल सिटीजनशिप नहीं है एज इट ग्रांट्स नो पॉलिटिकल राइट्स, बट कुछ इंडियन डायस्पोरा के लिए बेनिफिट्स होते हैं, स्पेशली आफ्टर 2015 मर्जर विद PIO स्कीम। सिटीजनशिप से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ना आर्टिकल्स याद रखना और कितने तरीके हैं पाने के और खोने के। नाउ वी आर बिगिनिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है हमारा फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ ध्यान से देखना। सो आर्टिकल 12 से लेके 35 के अंदर पार्ट 3 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है विद फंडामेंटल राइट्स। ये हमने अमेरिका से लिए है, जो अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स है ना अमेरिकन के कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे हमने बोरो किया है। और पार्ट 3 को हम डिस्क्राइब करते हैं एज मैग्ना कार्टर ऑफ इंडिया एंड नॉट जस्टिशिएबल, मतलब अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स कोई भी हार्म करता है तो हम उस चीज़ के लिए कोर्ट जा सकते हैं। पहले 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे,
बट राइट टू प्रॉपर्टी जो है ना उसको 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डिलीट कर दिया गया था और अब राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12। पार्ट 12 क्या है? फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड चीजें, तो वहां पर राइट टू प्रॉपर्टी है। अब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में 6 है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, अब 44th अमेंडमेंट से डिलीट हुआ था। सो अब जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है वो है राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आते हैं, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम आर्टिकल 19 टू 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन आर्टिकल 25 टू 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 टू 30 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, विच इज बेसिकली रिट्स। और ये सुप्रीम कोर्ट के रिट्स है, हाई कोर्ट के रिट आर्टिकल 226 में आएंगे। अभी मैंने ऊपर बताया था ना आपको कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेचुरल इमरजेंसीज एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, और आर्टिकल 19 तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। कब? जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, और नेशनल इमरजेंसी 3 तरीके से लगती है, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। नाउ सबसे पहले आर्टिकल 12 में ना स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। स्टेट की डेफिनेशन इज नॉट जस्ट सिंपली द स्टेट जहाँ पर हम रह रहे हैं। स्टेट में ना ये सब आ जाते हैं, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, देन लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट, असेंबलीज, all local and other authorities within territory of India and under the control of government of India। ये पूरा स्टेट का डेफिनेशन होता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 12 डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 13 में ना बस एक ही चीज़ है कि अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई रूल बनाए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा तो वो रूल इनकंसिस्टेंट हो जाएगा एंड दैट शैल बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। नाउ सबसे पहले वी हैव राइट टू इक्वालिटी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंडामेंटल राइट से ना रिपीटेडली आर्टिकल्स आते हैं, तो आपको याद होने चाहिए कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक क्या क्या है। 14 में आता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब जो कानून है उसके सामने सब इक्वल है। ओके, नो डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 बहुत बड़ा है बट इन शॉर्ट यही है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। 5 चीजें हैं, याद रखना यहाँ पर। 16 में ये बोला गया है कि मैन, विमेन, कोई भी हो, अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इक्वल मिलेगी उनको। 17 में है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड आर्टिकल 18 में आता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। मतलब पहले होता था ना कि महाराजा, राजा टाइटल्स लगा लेते थे, तो उस चीज़ को एबॉलिश कर दिया था। आर्टिकल 18 में सिर्फ मिलिट्री टाइटल्स लगेंगे लाइक लेफ्टिनेंट एंड एयर मार्शल, ये सब, और एकेडमिक टाइटल जो कि डॉक्टर, PhD वगैरह लगाते हैं। ओके, एक्सेप्ट दैट कोई भी टाइटल्स नहीं रहेंगे। नाउ आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है। सो आर्टिकल 19 ना 6 राइट्स गारंटी करता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं विदाउट आर्म्स एंड पीसफुली। हम यूनियंस बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं, हम इंडिया में कहीं भी फ्रीली घूम सकते हैं। मतलब यहाँ से दिल्ली से बॉम्बे जाना है, बॉम्बे से चंडीगढ़ जाना है तो हम जा सकते हैं। हम कहीं भी रिसाइड कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, और हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी बिजनेस। ये सब हमें आर्टिकल 19 प्रोवाइड करता है, और जब इमरजेंसी लगती है तो यही आर्टिकल सबसे पहले सस्पेंड होता है। और ये ना क्लॉजेस है 19 के अंदर, लाइक 19A में ये है, 19B में ये है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 20 एंड 21। तो आपको मैंने बताया था कि ये कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं। सो आर्टिकल 20 बोलता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसमें 3 कैटेगरीज आती है, दैट इज नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इनका मतलब क्या होता है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ ए लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट। मतलब जिसकी जितनी सजा है ना उसको उतनी ही सजा मिलेगी जो उस टाइम पर प्रिस्क्राइब था। मतलब अगर चोरी की है उसकी सजा सपोज 1 साल है तो वही मिलेगी। अगर मैंने नेक्स्ट ईयर उसको 3 साल कर दिया है तो जिस बंदे को इस टाइम पर सजा मिली थी ना 1 साल, उसकी 1 साल ही होगी, उसको 3 साल सजा नहीं मिलेगी। सो दैट इज नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ओके, मतलब उतनी ही पेनल्टी मिलेगी दैट वाज प्रिस्क्राइब बाय लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट, जब वो चीज़ हुई थी। अब नो डबल जियोपार्डी का मतलब क्या होता है? मतलब सपोज एक बंदा है, उसने चोरी करी, ठीक है, उसको 1 साल की सजा मिल गई, अब उसको छोड़ दिया तो वो चला गया। अब ऐसा नहीं है कि मैं उसको दोबारा देखूंगी और फिर से ले आऊंगी कि तूने चोरी करी थी, ठीक है। सो एक क्राइम की एक ही बार सजा मिलेगी, सो नो डबल जियोपार्डी। ओके, एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है कि अगर ये बंदा है, इसने चोरी की है, तो ये खुद का विटनेस नहीं बन सकता है। ओके, सो दैट इज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ओके, मैंने बहुत ईजी वे में समझाया, आई होप आपको समझ आ गया होगा।
21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, मतलब मेरी लाइफ और मेरी पर्सनल लिबर्टी की प्रोटेक्शन है। इसमें काफ़ी सारे क्लॉजेस आते हैं। एंड उसके साथ वी ऑल्सो हैव एन आर्टिकल 21A जो कि राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन है, मतलब जो 6 से लेके 14 साल के बच्चे हैं ना, उनको कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा। और ये बाद में ऐड हुआ था थ्रू 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो मैंने साइड में लिख दिया है कि कौन सा अमेंडमेंट से कौन सा आर्टिकल ऐड हुआ था। ओके, नो आर्टिकल 22 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। 2 तरीके की डिटेंशन बोली गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक प्यूनिटिव एंड एक प्रिवेंटिव। सो प्यूनिटिव मतलब punishes a person for the offense committed by him after trial and conviction in court, मतलब कोर्ट ने उसको जो सजा दी, लाइक इसने क्राइम कमिट किया, इस कोर्ट में गया, कोर्ट ने उसको कुछ सजा सुनाई और फिर उसके बाद उसको पनिश किया गया थ्रू दैट प्यूनिटिव डिटेंशन। सो दैट इज प्यूनिटिव डिटेंशन, मतलब आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन इन कोर्ट। अब प्रिवेंटिव क्या है? प्रिवेंटिव मतलब डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय कोर्ट, मतलब कोर्ट ने कुछ ट्रायल एंड कन्विक्शन नहीं किया, उसको डिटेन पहले कर लिया। लाइक अगर किसी को खबर मिली कि ये पर्सन है, ये कुछ कर सकता है, तो इसको पुलिस ने पहले ही पकड़ लिया ताकि कुछ गलत ना हो और वो वैसी चीज़ प्रिवेंट हो जाए। सो प्रिवेंट करने के लिए जो चीज़ की जाती है, लाइक पहले अरेस्ट कर दिया जाता है, उसको प्रिवेंटिव बोलते हैं। और जब थ्रू लॉ जैसी चीज़ें चलती है, पहले क्राइम हुआ, फिर सजा सुनाई, फिर उसको सजा मिली, सो दैट इज प्यूनिटिव। नाउ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में 2 आर्टिकल आते हैं, 23 एंड 24। 23 बोलता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, मतलब जो ह्यूमन की ट्रैफिकिंग होती है, फोर्स लेबर होता है, वो सब चीज़ें प्रोहिबिट है अंडर 23 आर्टिकल। 24 में बेसिकली बच्चों के लिए है जो 14 साल से छोटे हैं। अभी बोला ना 6 से लेकर 14 साल तक कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन देना पड़ेगा। और अगर 14 साल से कोई बच्चा छोटा है, उसको हम एम्प्लॉय करते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में, जो कि काफ़ी हार्मफुल है, सो वो चीज़ नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रोहिबिट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपको पता है कि इंडिया सेकुलर है, सो वहाँ यहाँ पर काफ़ी सारे रिलीजन्स हैं, सो उन रिलीजन को लेकर भी हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। आर्टिकल 25 बोलता है कि हम अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रोपागेट कर सकते हैं फ्रीली। 26 बोलता है कि हम अपने सारे रिलीजियस अफेयर मैनेज कर सकते हैं। 27 बोलता है कि कोई भी टैक्सेस की पेमेंट नहीं होगी फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। एंड 28 ये है कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस चीज़ें के बारे में बात कर सकते हैं। सो दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट वी हैव कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसके 2 आर्टिकल है, 29 एंड 30। 29 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ काफ़ी है इंडिया में, सो 29 आर्टिकल उनकी प्रोटेक्शन को एड्रेस करता है, उनकी लैंग्वेज को, उनके कल्चर को। 30 में आता है कि जो माइनॉरिटीज़ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, वो उनको एस्टैब्लिश कर सकते हैं और उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। लास्ट वी हैव राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है, आर्टिकल 32, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ये रिट्स के ऊपर है, ओके, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। एंड सुप्रीम कोर्ट की रिट्स है। आर्टिकल 33 बोलता है कि पावर पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेज। जो हमारी फोर्सेज है डिफेंस की और पार्लियामेंट्री, उनको काफ़ी सारे राइट्स रेस्ट्रिक्ट होते हैं, सो इसके रिगार्डिंग आर्टिकल 33 है। 34 है कि अगर किसी भी एरिया में मार्शल लॉ होता है ना, तो उस टाइम पर कितने राइट्स देंगे हम उन जगह पर और कितने राइट्स पर रेस्ट्रिक्शन होगी। एंड 35 यही है कि जो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, उनको राइट है सारे प्रोविजंस बनाने का। सो अभी मैंने बताया कि किसने बोला था आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आर्टिकल विदाउट विच दिस कॉन्स्टिट्यूशन विल बी नलिटी, इट इज द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हार्ट ऑफ इट। तो BR अम्बेडकर ने बोला था, एंड ही इज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सुप्रीम कोर्ट अंदर आर्टिकल 32 5 रिट्स देता है, दैट इज हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेंटिडोरी एंड क्यू वारंटो। सबसे पहले हेबियस कॉर्पस क्या होता है? इसका लिटरल मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब ये जो रिट्स है ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा। सो एवरी रिट इज इशू बाय अ कोर्ट, सो इशूड बाय अ कोर्ट टू अ पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन अनलॉफुली। इसमें हेबियस कॉर्पस में सिंपल है कि अगर किसी पर्सन को मैंने अनलॉफुली डिटेन करा है, तो कोर्ट मुझे अंदर हेबियस कॉर्पस बोल सकती है कि टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ दैट पर्सन बिफोर द कोर्ट, ओके। और ये पब्लिक अथॉरिटीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों पर इशू हो सकता है। ये पूछा जाता है कि कौन सा रिट किसके ऊपर इशू होता है। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। ये कोर्ट इशू करेगी एक पब्लिक ऑफिशियल को जो अपनी ड्यूटीज अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है या फेल कर रहा है परफॉर्म करने में। ये प्राइवेट के लिए नहीं होता है, बिकॉज ऑब्वियसली प्राइवेट में पीपल हैव बिजनेसेस एंड देयर पर्सनल थिंग, सो मैंडेमस इज नॉट फॉर प्राइवेट पर्सन्स वर्किंग इन प्राइवेट, ओके। ये ऑब्वियसली कोर्ट को किससे मतलब होगा? जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, जो पब्लिक बॉडी होगी, जो इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल होगा, ओके। देन प्रोहिबिशन मतलब टू फॉरबिड, प्रोहिबिट कर देना। ये एक हायर कोर्ट एक लोअर कोर्ट को इशू करता है टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन
और usurping a jurisdiction that it does not possess, मतलब ऐसी कोई jurisdiction जो वो नहीं दे सकता, या मतलब इट्स नॉट अप टू द मार्क, तो एक हायर कोर्ट एक लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट कर देगा कि आप ये जुडिस्डिक्शन नहीं दे सकते हैं, अंडर प्रोहिबिशन। और सिंस एक कोर्ट को देता है तो ये सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के लिए है। सर्टियोरारी का मतलब भी यही है, टू बी सर्टिफाइड ऑफ, ये भी हायर कोर्ट एक लोअर कोर्ट को देता है ताकि आप कोई केस ट्रांसफर कर दो हायर कोर्ट को, ये इसमें प्रोहिबिट कर देता है, ऑर्डर पास नहीं होने देता। बट इसमें अगर ऑर्डर पास हो गया तो उस ऑर्डर को स्क्वाश कर देता है। ओके, ये भी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के ऊपर आता है। देन क्यू वारंटो मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, मतलब अगर एक इंसान है उसने इलीगली किसी दूसरे इंसान की जगह ले रखी है ऑफिस में, तो कोर्ट इशू करता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट आपने ये जगह ली है, मतलब लीगलिटी क्या है आपकी। और ये स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट इशू होता है। ये 5 रिट्स है, कौन सी रिट क्या मीन करती है और किसके ऊपर इशू होती है, ये याद रखना। And at last, today we are going to say part 4, that is directive principles of state policy. आर्टिकल 36 से लेके 51 पार्ट 4 के अंदर डीपीएसपी आता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इन्हें नोबल फीचर्स बोला है। ये नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब अनलाइक फंडामेंटल राइट्स हम कोर्ट में नहीं जा सकते अगर कोई इन्हें वायलेट करे। ओके, दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स। बेसिकली डीपीएसपी क्या होता है, ये सेट ऑफ एक आइडियल्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड है कि स्टेट्स अगर ये स्टेप लेंगे तो और स्मूथ हो जाएगी फंक्शनिंग स्टेट्स की, बट ये बाइंडिंग नहीं है। ओके, ये स्टेट शुड कीप इन माइंड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इनेक्टिंग लॉज। सो डीपीएसपी 3 तरीके के होते हैं, सोशलिस्टिक, गांधीनियन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 4 नए डीपीएसपी ऐड हुए हैं, दैट इज आर्टिकल 39, 39A, 43A एंड 48A। और 97 से एक ऐड हुआ है, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड 43B। सो ये ना मैंने इंपॉर्टेंट सारे आर्टिकल्स इसमें लिख दिए हैं डीपीएसपी के। इसमें से एक तो इम्पॉर्टेंट ये है कि 38 ये स्टेट को राइट है कि वो ऐसे ऑर्डर बनाए जो वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए हो। ओके, एंड देन 39A जो कि इक्वल जस्टिस एंड लीगल एड है, और 39 भी है क्योंकि ये बाद में ऐड हुए थे ना थ्रू 42nd। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत भी इंपॉर्टेंट है। देन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये रिसेंट ऐड हुआ है 97 से। यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी यूसीसी बहुत सारे स्टेट्स लागू कर रहे हैं, तो सबसे पहला है ना उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड ने करा है अभी सबसे पहले, और गोवा में तो पहले से ही है बिफोर इंडिपेंडेंस, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस इट्स उत्तराखंड। देन वी हैव 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शन। और ये 45 भी है, ये चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो 6 years ऑफ एज। हमें अपने फॉरेस्ट भी सेव करने हैं, प्रोटेक्ट करने हैं, मॉन्यूमेंट्स भी करने हैं, सो ये है। बट ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डबल स्टार मार्क कर लो। पहला है आर्टिकल 50 के अंदर आता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब जुडिशियरी इंडिपेंडेंटली काम करेगी तभी वेलफेयर होगा सबका। ओके, 51 में है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा ये राइट बनता है कि हम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करें। एंड लास्ट वी हैव पार्ट 4A विच इज फंडामेंटल ड्यूटी, ये पहले नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन में, बाद में ऐड हुई है थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट। आर्टिकल 51A अंदर पार्ट 4A के अंदर ये आती है, एंड किसके रिकमेंडेशन पे आई थी, ये इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड करा था फंडामेंटल ड्यूटीज को। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd अमेंडमेंट से आई थी, बट एक ड्यूटी बाद में ऐड हुई थी, दैट वाज एलिमेंट्री एजुकेशन, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये भी नॉन जस्टिशिएबल है, हम कोर्ट नहीं जा सकते इसको लेकर। जो डीपीएसपी है ना वो गवर्नमेंट के लिए है कि वो ऐसे रूल्स बनाए जो हमारे वेलफेयर के लिए हो, बट जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना ये हमारी सिटीजन्स की है। ओके, सो A से लेकर J तक ये 42nd में ऐड हुई थी, और K वाली ना ये ऐड हुई थी थ्रू 86। वही चीज़ है, 6 से लेके 14 years तक हमें एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ये लिस्ट है, आप देख लेना कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी क्या बोलती है, और ये पूछते हैं एग्जाम में। डीपीएसपी भी देखते हैं तो आप एक बार आर्टिकल्स गो थ्रू कर लेना। विद दिस आई कंप्लीट प्रीएम्बल एंड पार्ट 1 to 4। मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस PDF में डाल दी है, आप टेलीग्राम स्कैन कर लेना फॉर दिस प्री PDF। हैव अ गुड डे, बाय।